नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मां भारती के लिए जो शहीद हुए, उनके शौर्य से भरे बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो देशवासी, जो देश सैनिकों की शहादत को नमन करते हैं, वो देश हमेशा सुरक्षित होते हैं। और जहां हमारे वीर जवान शहीद हुए हों, वहां का कण कण दर्शनीय है, पूजनीय है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन शुरू किया। भारत के सीमांत इलाकों को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, और ये वो इलाके हैं जहां देश की सुरक्षा और गौरव की गाथाएं ना जाने कितनी बार लिखी गई। इनमें 77 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों और सीमावर्ती स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने का लक्ष्य रखा गया। अब जरा सोचिए, कहां कहां? गलवान घाटी, डोकलाम, इसके साथ ही द्रास, करगिल, सियाचिन, बेस कैंप लद्दाख, लोंगेवाला राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के बुमला और किबुतु जैसे स्थान भी इस सूची में शामिल है। ये स्थल भारतीय सेना के पराक्रम और देशभक्ति की कहानियों को जीवंत करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है? वहां पर्यटन को बढ़ाना, सैनिकों के बलिदान से उन्हें रूबरू कराना, सैनिकों के साथ सर्विलांस को बढ़ाना, सरहदी इलाकों में आवाजाही बढ़ाना, या फिर देशवासियों को सरहद की विषम परिस्थितियों से रूबरू कराना? आज बात इसी मुद्दे। तो बैटर्ड फील्ड अगर टूरिज्म के लिए खुलेगी, इसका मतलब यह है कि हर भारतीय अगर चाहे तो वो जान सकता है कि उसके सुरक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने किस तरीके से सर्वोच्च बलिदान दिया, और आज भी वो पड़ोसी देशों की तरफ निगहबान है कि कोई आंख उठाकर ना देख पाए। और ये सब देखने के लिए हिंदुस्तानी चाहे तो वो भी इन 77 जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में इसको सही तरीके से हम समझें कि ये सरहद पर सुरक्षा को और बढ़ाना है, या हमारे सैनिकों के लिए इससे कोई समस्या भी हो सकती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी, विषय विशेषज्ञ के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ। शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपके साथ। मैंने जब इस खबर को देखा, जब मैंने इस घोषणा को सुना, तो मैं खुद रोमांचित हो गया। क्योंकि अक्सर हम कहानियों को सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको काशी देखनी है तो फिर काशी जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको सरहद देखनी है, योद्धाओं के पराक्रम को देखना है, उनके शौर्य को समझना है, उनके बलिदान को समझना है, तो फिर वहां जाना पड़ेगा। मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया का आभारी हूं कि आपने एक सैनिक से जुड़ी हुई ऐसी एक वीर गाथा की कहानी को टूरिज्म के मार्फत देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा मोदी सरकार को, उसको नागरिकों तक सर्वप्रथम लेकर के जा रहे हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि एक सैनिक और एक नागरिक होने के नाते मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं, ये बहुत एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला है। ऐसे दूरगामी और ऐतिहासिक फैसले पूर्व में भी मोदी जी की सरकार द्वारा कई बार लिए गए हैं। जिस प्रकार से भारतीय सेना के लिए जो हमारा वीर स्थल दिल्ली में बनाया, सीडीएस की घोषणा करना, इस प्रकार के कई अनेक हैं जिनकी मैं मानता हूं भारतीय सुरक्षा बलों को जरूरत थी। जो ये आज एक फैसला आया है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूरिज्म के नाम पर उन स्थानों को पब्लिक को जाने की इजाजत दी गई है, मैं मानता हूं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसको क्यों मैं इसको समर्थन करता हूं? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जो देश के इलाके हैं जहां देश के बच्चे उनकी सुरक्षा में अपने जीवन को किस प्रकार से कठिनाइयों में जीते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, अगर वो देश को पता लगेगा उनके बच्चे किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं देश का हर नागरिक उनके पीछे मजबूती से खड़ा होगा। दूसरी बात यह कि जहां जहां देश के रणबांकुरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, या अपने देश की रक्षा के अंदर एक कठिन परिस्थितियों में खड़े हैं, अगर वहां जाकर के हमारे नागरिकों को नमन करने का, देखने का, महसूस करने का मौका मिलेगा, तो मैं मानता हूं हमारे देश के तंत्र, जो राजनीतिक तंत्र हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, जो सैनिकों की समस्या, उनके बजटिंग, उनके पीछे बहुत सारे चीज है,
तो नागरिक जब महसूस करेंगे कि ये देश के सैनिक को जरूरत है, तो उससे सैनिक का मनोबल बढ़ेगा और सैनिक एक अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। तीसरी बात यह कि जो इलाके बॉर्डर एरियाज हैं, एक मानसिकता देश के अंदर 62 के अंदर थी और कुछ वर्षों तक पहले भी थी, जैसा आप सबको विदित है कि हम बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि अगर दुश्मन हमला करता तो उनका इस्तेमाल ना कर ले। वो एक नेगेटिव मानसिकता थी जिससे हम उभर के देश आ चुका है। आज बॉर्डर जीरो लाइन पर जिस प्रकार से कश्मीर, लेह लद्दाख, अरुणाचल, हर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो मैं मानता हूं उसी प्रकार से एक मानसिकता है कि देश का नागरिक, जहां पर उनके सैनिक, जहां पर उनके बच्चे अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन स्थानों का मूल्यांकन देखने का और उन जगह जाने का सौभाग्य मिले, ये एक तीसरी बात है। चौथी सबसे अहम बात है कि देश का मनोबल तो बढ़ेगा इसमें, उसके साथ साथ सैनिक जो फॉरवर्ड एरियाज में रहते हैं, विजेंद्र जी मैं आपको बता दूं, मुझे खुद को तजुर्बा महीनों महीनों तक, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, जब हमें पोस्टों पे जाने में 6-6 दिन लगा करते थे। मुझे याद है बांदीपुर से लेकर के मेरी जो पोस्ट थी, मुझे मात्र पूरी 4 रात और 4 दिन लगा करते थे। अब आज वहां सड़कें आ गई हैं, तो अगर उस दुर्गम इलाके के अंदर मेरे को पहले कौवे, जो बड़े बड़े पहाड़ी कौवे हुआ करते हैं विजेंद्र जी, और 4-4 किलो के चूहे जो उन पहाड़ों में, उनके अलावा हमें देखने को कुछ नहीं मिलता था। और अगर अब वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, देश के नागरिक जाएंगे, सामान्य लोग जाएंगे, तो हमें भी लगेगा हम इंसानों के बीच में हैं और सैनिक का मनोबल बढ़ेगा। और लास्ट बात देखिए, जब देश का नागरिक सचेत होगा, जब देश का नागरिक आवाज उठाएगा, जब देश का नागरिक सैनिकों के फॉरवर्ड एरिया में अपनी सुरक्षा के अंदर इन्वॉल्व होगा, यकीनन मानिए देश की सुरक्षा भी 4 चौकस होगी और हमारे लिए एक शुभ संकेत। बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, लेकिन अंतिम नहीं है, अभी तो बात शुरुआत हुई है, अंतिम बात नहीं सर, अभी लंबी बातचीत आपके साथ करनी है। अनुपम जेटली जी, मोदी सरकार के इस फैसले को आप अनुपम मान रहे हैं या फिलहाल जटिल मान रहे हैं? अगर आज से 8 साल 10 साल पहले बिना तैयारी किए विजेंद्र जी ये फैसला लिया जाता तो उसको जटिल माना जा सकता था, मगर पिछले 8-10 सालों से सरकार ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तकरीबन 8,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, 400 से ज्यादा परमानेंट ब्रिज बनाए हैं, सेला श्रृंखला टनल कंप्लीट कर ली है, अटल टनल को जो कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ती है उसको कंप्लीट किया है, और अब जो है जेड मोड जो बहुत जरूरी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, 6.4 किलोमीटर की टनल जो श्रीनगर से सोनामर्ग के बीच में पूरे जो है एवलांच के इलाके में थी, उसका उद्घाटन करके खोला गया। और आगे जो मेन टनल है 14.5 किलोमीटर जोजिला टनल जिसपे काम चल रहा है, जब वो टनल कंप्लीट होगी तो सारे साल फौज को अपनी रसद और हथियार और जवानों को पहुंचाने में सारी मदद मिलेगी। इतनी सुविधा और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। मगर अगर हम सोचें कि इसके फायदे क्या हैं, क्यों किया गया, इसके फायदे इस तरीके से विजेंद्र जी कि अब तक लेह के ऊपर 8 महीने साल में तकरीबन आप कहें तो सितंबर आखिरी से और अप्रैल के आखिरी तक पूरा एयर ट्रांसपोर्ट पर हम डिपेंड करते थे, जबकि जब ये टनल खुल जाएंगी, प्रोजेक्ट $932 मिलियन का पूरा हो जाएगा, जिसमें कि थांगला, बारालाचाला और लचोंगला के पास भी शामिल है टनल जो है, तो आप सोचिए कि हमारी एयर डिपेंडेंस कितनी कम हो जाएगी। बाय रोड हम सब एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फौज का साजो सामान। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन अब तो सवाल ये है कि हम सिविलियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं। भाई मैं सिर्फ इसको टूरिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं, ये सरहद पर सिविलियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, उनको एहसास कराना है कि सरहद है क्या, उनको एहसास कराना है सैनिक क्या है। आप YouTube पर अगर सैनिकों को देख लेंगे तो विषम परिस्थितियों का पता नहीं चलेगा, खुद जाकर जब वीडियो बनाकर YouTube पर डालेंगे तब एहसास होगा कि वहां जाना क्या है। विजेंद्र जी, ऐसा है कि अगर देश के हर नागरिक को यह पता है कि मेरी वीर गाथाएं कहां पे है देश की, कौन कौन मेरे देश के हीरो थे, मेरे गांव के कितने शहीद थे जो किन हालात में शहीद हुए, मेरे देश की जो है सोविनियर सब आर्मी वहां देगी,
तो इन सब चीजों को देखने के लिए जब नागरिक जाएंगे तो एक देश का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। देश के जब नागरिक देश के फौज के इलाके में जाएंगे, फौज की वीर गाथाओं को और उनके बलिदान की जगहों को देखेंगे, उनके मेमोरियल जैसे रजांगला, गलवान और सियाचिन बाकी जगह देखेंगे, कारगिल मेमोरियल द्रास में देखेंगे, तो फौज का एक मनोबल बढ़ता है। जवान का अपने देश की जनता से एक नाता गाढ़ा होता है और ये नाता जो है ये देश को ऊपर, देश के एक चरित्र को ऊपर ले जाता है। आपको और देवानंद जी को सुनकर ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी दोनों की जो जबान पर गर्व है, जो आत्मविश्वास है, जो रोमांच नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि इस फैसले से सैनिकों के ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ने वाला है और वो कितना सकारात्मक पड़ने वाला है। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि हम लंबे दौर से देख रहे हैं मोदी सरकार जब से आई है रक्षा और डिफेंस पर एक अच्छा खासा बजट खर्च किया गया है और उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट करने की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जो ये अब फैसला लिया गया है, क्या ये हर एक नागरिक को एहसास कराने के लिए कि भाई सेना है, हल्के में नहीं ले सकते, और जो लगता है कि सेना हल्के में ली जा सकती है वो एक बार वहां जाकर देखिए। और इसके कौन कौन से पहलू आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टूरिज्म से जुड़ा नहीं है, इसमें कई मास्टर स्ट्रोक है जो मोदी सरकार चल गई। देखिए विजेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं किसान हूँ, हमारे फादर हमसे कहा करते थे कि खेत में जाया करो और फसल से बात किया करो। जब तुम उस फसल पर जाते हो तो धरती गौरवान्वित होती है कि मेरा किसान जिसने मेरे ऊपर मेहनत पसीना बहाया वो आया है। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान की आम आवाम इन सैनिक स्थलों पर पहुंचेगी तो वो धरती माँ, वो भारत माँ भी सोचेगी कि मेरे आम लाडले बेटे और बेटियां यहाँ आई है। लेकिन एक चीज़ से होशियार रहना पड़ेगा कि कहीं उसमें रोहिंग्या और जो हम आम दिन सुनने को मिलती है कि भारत की फौजी जानकारियां, गुप्त जानकारियां दुश्मन देशों को दी जा रही है, वो अलर्टनेस जरूरी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अपने दर्शकों को बता रहा हूं भाई, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल है। उस पोर्टल पर आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, उसके बाद कहीं जाकर आपको अप्रूवल मिलेगा। और मुझे व्यक्तिगत लगता है मिथिलेश जी कि वहां भी अगर लेकर जाएंगे ना तो वहां एक पर्टिकुलर स्पेस होगा कि भाई आपकी यहीं तक की बस आप आ सकते हैं, इससे आगे आप नहीं आ सकते, क्योंकि पर्यटन के साथ अगर सुरक्षा से खिलवाड़ होगा, मैं इसकी 0% संभावना मानता हूं कि इस बारे में सोचा नहीं गया हो। देखिए निश्चित रूप से अगर ऐसा किया गया तो काबिले तारीफ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि देश का जो राजनीतिक सिनेरियो है, एक आम हिंदुस्तानी में जापानी जैसा राष्ट्र प्रथम भाव पैदा करना, क्योंकि जापानी अपनी मुल्क के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि कल ही एक बड़े पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हमें इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम भारतीयों को एक गर्व करने का मौका दिया है, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है कि अब भारत एक है, एक सनातनी है, वैसा ही एक मैसेज मोदी जी ने देने की कोशिश की है कि भारत की सरहदें अब पुख्ता हो चुकी है। वो दौर जा चुका है जब फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी। वो दौर जा चुका है जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए फौजियों को लड़ना पड़ता था। वो दौर जा चुका है कि मां अपने लाडले बेटे को फौज में भेजने से डरती थी। मोदी जी ने वो दौर जा चुका है कि सहायता चाहिए होती थी और सूरज के निकलने का इंतजार हुआ करता था। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने इसे इंटरनेशनल, मैं कहूंगा वैश्विक स्तर का जो सैनिक सामान, साजो सामान तैयार किया है पिछले 10-11 साल में, वो पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। और यही कारण है कि अब भारत में आप 10 साल पहले 2014 के पहले देखिए, आए दिन विस्फोट हुआ करते थे, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। कहीं न कहीं देखिए आदमी के इशारों का बहुत महत्व होता है, यानी आदमी की जो औकात होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसका ओरा इंपॉर्टेंट होता है, उसका परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो मोदी जी ने इंटरनेशनल परसेप्शन और इंटरनेशनल ओरा आर्मी का इतना स्ट्रांग बनाया है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की हो, तो तमाम जो इनके फौज के इरादे हैं, जब हम देखते हैं कि रूस और जो उसके यूक्रेन के बीच युद्ध हो जाता है और हिंदुस्तान के बच्चों को निकालने के लिए दोनों की सेनाएं रुक जाती है, ये वही देन है जो सारी दुनिया को पता है कि भारत की फौज बहुत मजबूत है और उस फौज का जो नेतृत्व कर रहा है वो नरेंद्र मोदी मजबूत है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। कर्नल अनुपम जेटली जी, अगर मैं इसका विश्लेषण करते हुए अगर यह भी कह दूं कि ये 140 करोड़ देशवासियों को संदेश है और साथ में
चीन को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और जो भी और पड़ोसी मुल्क हैं उनको कि हमारी सरहदें इतनी महफूज हो चुकी हैं कि हमारा कोई भी नागरिक किसी भी हिस्से से आकर उसको देख सकता है और कोई उसकी तरफ नजरें उठाकर देखेगा नहीं। विजेंद्र, ये बात आपकी सही है, मगर ऐसा नहीं है कि जहां जहां फौज पड़ी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उस सब जगह पर्यटकों को जाने की अनुमति है नहीं। गलवान का जो मेमोरियल बनेगा, उस गलवान के मेमोरियल तक जाने की इजाजत है। कई जगह है, जैसे रिजांगला है, शैतान सिंह का मेमोरियल है, जो 74 में केवल लेह लद्दाख शहर के लिए खोला गया था सरकार ने। आज हमने तकरीबन 77 पॉइंट वर्कआउट किए हैं आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बैठकर, जिनको फेज वाइज खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत इस साल के बीच तक 77 पॉइंट खोल दिए जाएंगे। और ये हमें याद दिलाएंगे 62 की लड़ाई की, ये हमें याद दिलाएंगे 71 की लड़ाई की, ये हमें याद दिलाएंगे कारगिल की लड़ाई की, ये हमें याद दिलाएंगे गलवान की, ये हमें याद दिलाएंगे 2021 अक्टूबर में, जहां हॉट स्प्रिंग के पास सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे चाइना से लड़ते हुए, मुठभेड़ करते हुए। इन सब जगह जाकर हमारे जवान देख पाएंगे। मगर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फौज की सिक्योरिटी, क्या इक्विपमेंट और किस तादाद में कौन सी फौज पड़ी है, यहां पर इंटीरियर लाइंस में जाकर पर्यटकों को इजाजत कोई देश नहीं देता और हम भी नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन एक शब्द मैं उसको बस बदलना चाह रहा हूं और आपके निर्देश पर ही बदलना चाह रहा हूं। आपने कहा कि फौज हमारी कहां कितनी पड़ी है। नहीं सर, हमारी फौज कहां कितनी मुस्तैदी से खड़ी है, बस मैं इस शब्द को सही कर रहा हूं सर, माफी के साथ। नहीं, सही बात। ठीक है कर्नल देवानंद जी, जिस तरीके से अनुपम जेटली जी बता रहे हैं, हम ये मानकर चलें कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। लोंगेवाला को खोला जा रहा है, लोंगेवाला पहले भी पर्यटन के तौर पर मौजूद था, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा और आपको राजस्थान के और मोर्चे ऐसे लग रहे हैं जिन पर और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं विजेंद्र जी एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं इसमें कि ये खुलने से एक फ़र्क जो मैं बताना छूट गया वो क्या है। अभी देखिए, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर ये सर्दियों की, जो हमारे कर्नल जेटली साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो 6 से 8 महीने बर्फ़ से ढक जाते हैं, पासेज बर्फ़ से ढक जाती हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं वो एक तरह कैद में रहते हैं। आपने सही बताया कि जिस प्रकार से टनल्स बनी और वहां पर बनने के बाद आवागमन वहां पर हो पाया। 3 घंटे का सफर 45 मिनट का रह गया। अरे साहब, 3 घंटे का तो समर्स का है, सर्दियों में तो जा ही नहीं सकते वहां। ठीक बात। आप क्रॉस ही नहीं कर सकते उन पासेस को। तो जो लोग वहां पर 6-6 महीने प्रताड़ित होते थे, देखिए सेना के लिए तो फिर भी हेलीकॉप्टर होता था, मजबूरी के अंदर हमारे संसाधन है, पर सामान्य जनमानस जो उन कठिन परिस्थितियों में रहता था, बच्चों, मैं आपको तंगधार का इलाका बताता हूं, साधना पास के उस तरफ, जहां मैंने मेरा जीवन काफी लंबा समय दिया है। बर्फ गिरने के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां डेथ भी हो जाए, इस तरफ उस तरफ बीमार लाने के लिए लोगों को 6-6 दिन लगते हैं। और आप अंदाजा लगाइए, बर्फ गिर तो उन्हें कठिनाइयों से इनको निजात मिलेगी, सबसे बड़ी बात। और उन लोगों को निजात मिलेगी जो राष्ट्र के साथ, सेना के साथ वर्षों से परिस्थितियों के, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने वहां से पलायन नहीं किया, पहली बात। तो इस नजरिए को देखते हुए कि देश का जो उन लोगों के प्रति बलिदान था उसको भी मोदी जी ने सम्मानित किया है और उनका जीवन बेहतर बनेगा। अब मैं आता हूं बात की जहां तक कि इनको इजाजत किस जगह दी जाएगी। मैं पहली बात देश को बताना चाहता हूं, जितने भी आपके दर्शक हैं, देखिए आज का जमाना वो है जहां सैटेलाइट की मदद से हर एक फीट का डिटेल्स भी लोग ले सकते हैं। तो जहां तक ये बातें कौन सी चीज कहां है कहां नहीं है, इस पर हम चर्चा ना करें तो अच्छा है। पर यकीन मानिए, हमारी सेना है, हमारे वहां वरिष्ठ अधिकारी हैं, वहां पर रणनीतिकार हैं, और मोदी जी से ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को बड़े तरीके से, और मैंने कहा ना, ऐतिहासिक और ताकत वाले फैसले लेते हैं वो। तो यहां जो सेना की जहां तक किस जगह क्या है, डजंट मैटर। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, ये एक भाव समझिए देश को, कि जो मोदी जी ने कहा कि नागरिक आप जाइए, आपके बच्चों का कहां बलिदान हुआ है, आपके रन बांकुरे कहां पर रहते हैं, ये एक भाव से जो देश का मनोबल बढ़ेगा, मैं मानता हूं सबसे बड़ी बात है। और सुरक्षा की अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है, हो सकता है, बिकॉज मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, सेना की जो एसओपीज होती है, मैं इन्फेंट्री सोल्जर रहा हूं, मैं पैदल सैनिक रहा हूं, मैंने उम्र में इन पहाड़ियों में बर्फ में चला हूं, यकीन दिला सकता हूं हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको सेना एक नाम देती है अपने तौर तरीके का, वो पहले ही तैयार कर ली गई होंगी।
और अगर हाल ही में देखें पिछले 5-10 वर्षों में अभी भी सेना के कुछ इलाके जैसे लेह लद्दाख खोल दिया गया है, इवन अंडमान निकोबार खोल दिया गया है, राजस्थान का आपने बॉर्डर की बात की, पंजाब बॉर्डर पे हम चाहते हैं जहां नागरिक आपस में मिले। इसका मतलब कतई नहीं है कि सुरक्षा के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई गलती या कोई भी चूक हो सकती है। तो इसलिए देश निश्चिंत रहे और मैं चाहूंगा कि इस फैसले का स्वागत करे खुल करके, क्योंकि सैनिक भी यही चाहता है। सैनिक कभी नहीं चाहेगा कि 4 महीने वो पहाड़ पे बैठा है और जब उसकी नजर खुले तो उसको सफेद बर्फ दिखे, आंख बंद हो तो बर्फ दिखे और कुछ भी नजर नहीं आता है। और जहां तक बात है, देखिए मैं आपने कहा गलवान का जो जगह को खोलने, तो गलवान में अगर आप देखें अभी भारत सरकार ने जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और मैं तो मानता हूं कहीं न कहीं दूरगामी सोच है सरकार की, रणनीतिकार की, सेना की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यही नहीं रुकने वाला है, ये बिल्कुल हमारा पीओके की आखिरी सरहद अफगानिस्तान के साथ डुरेंट लाइन पर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि यह फैसला सियासी नहीं राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है और इसलिए मैं पार्टियों का जिक्र नहीं करता। लेकिन क्या आपको फिर भी इस पूरे फैसले में यह सवाल का जवाब मिल रहा है मिथिलेश जैमिनी जी कि भाई जो कहा जाता है कि देखिए चाइना यहां तक घुस गया, देखिए यहां पर इतना एंक्रोचमेंट हो गया, इसने इतना दबा लिया, तो क्या उस फैसले के साथ भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं कि भारत का हर एक नागरिक जाकर देखे कि स्थिति कैसी है, कितनी कंट्रोल में है और किसी ने किसी पर एंक्रोचमेंट नहीं किया है, अतिक्रमण नहीं किया है, कोई नहीं घुसा है, जाकर देखिए। देखिए निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जो इसके पीछे जो मंशा है वो यही है। एक शिक्षा मनोविज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग, आप कोई काम सीखते हैं जो करके सीखते हैं वो सबसे बेटर होता है। तो जब देश का आम नागरिक वहां जाएगा और फिर कोई राजनीतिक मंशा या लाभ लेने के लिए कोई आरोप लगाएगा कि मुल्क की इतनी सरहद पर कब्जा हो गया है, तो वो जवाब देगा। तो मैं इसे कहूंगा कि बहुत सियासी और बहुत सोचा समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो काम भाव से होता है वो रजत परिणामदायक होता है, जो चाव से होता है किसी के देखा देखी वो परिणामदायक नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस फैसले के पीछे नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क का भाव देखा है, 160 करोड़ लोगों का भाव देखा है कि वो अपने मादरे हिंद से कैसे मोहब्बत करे, और वो मोहब्बत जानिशार मोहब्बत हो। और जानिशार मोहब्बत जब बच्चे जाके देखेंगे कि उनके बड़े भाई कैसे फौज के में लड़ रहे हैं, कैसी विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो वो घर आकर उनका सम्मान करना सीखेंगे, फौज को सलाम करना सीखेंगे, जो जापान और अदर कंट्रीज में होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। जिसी तरीके से अग्निवीर भर्ती लाए हैं, वो भी उसमें भी कहीं न कहीं सोच है कि यंग फौज बने। तो ये एक मुल्क को ये एक तरीके से उन भावों से जोड़ने से है जो कहा जाता है कि हम हमारी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, और हर व्यक्ति में भाव पैदा होना चाहिए राष्ट्र प्रथम। जो बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं राष्ट्र प्रथम, वो केवल मोदी जी के लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर बासिंदे के दिल में बैठाना चाहते हैं। तो ये जो बैटलफील्ड टूरिज्म है, ये बैटलफील्ड टूरिज्म इस देश के धरती को रक्षा करने के लिए नए भाव को पैदा करेगा, एक ऐसा सैलाब लेके आएगा कि इस मुल्क में आतंकवाद, जो जातिवाद, जो अलग अलग परेशानियां हैं, उनका स्थायी समाधान, जो भावना से, जो इमोशनल कोशिएंट होता है, इंटेलिजेंट कोशिएंट और इमोशनल कोशिएंट, तो मोदी जी ने इमोशनल कोशिएंट को छेड़ा है और वो इमोशनल कोशिएंट राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ने का काम किया है। तो मैं कहूंगा एक बहुत पॉजिटिव वेव में एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है आजादी के 75 साल में, अमृत काल खंड में। ये बहुत अहम निर्णय है। ठीक है अनुपम जेटली जी, वैसे तो मैं अग्निवीर पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत से इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह समझता हूं सर, कि जब IAS IPS बनना होता है ना, जो पॉलिसी मेकर होते हैं और पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं देश के अंदर, उनका टफेस्ट एग्जाम होता है और उनमें से मिनिमम सिलेक्शन होता है। यहां तो बात सरहद की सुरक्षा की है, देश की सुरक्षा की है, तो वहां तो कंपटीशन इतना हाई होना चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन हो वो सरहद पर जाए और अपनी इच्छा से जाए। मैं अग्निवीर को इस तरीके से समझता हूं सर, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक है चाइना को जवाब देने का, उसकी विस्तारवादी सोच पर एक बड़ा सा विराम लगाने का? विजेंद्र, पहली चीज जो आपने कही, वाकई मैं खुद भर्ती अफसर आर्मी का रहा हूं और मुझे ज्ञात है कि कितना मुश्किल है। तकरीबन 3 से 5 हजार लोग जो आते हैं उनमें से 250 या 300 350 लोग भर्ती हो पाते हैं आखिरी में। तो ये वाकई बहुत टफ इम्तिहान है, बहुत टफ प्रोसेस है, और इससे निकल के जो जाता है वो देश के लिए समर्पित है और किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो हम बात कर रहे हैं, चाइना को खाली फौज के लिए नहीं,
इसके साथ में एक और जो प्रोग्राम मोदी जी ने चलाया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये जो एलएसी और बॉर्डर्स के पास जो हमारे गांव है, उनका उत्थान, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका टूरिज्म। तो अगर आप देखें तो लद्दाख में जैसे किया गया है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई द्रोकपा जोन जो है, अब द्रोकपा जोन में खासकर अगर आप देखें तो वहां पर 5 जो खास गांव है, धा, भियामा, दारचिन, गोरकान और बटालिक, ये गांव है जहां पर कि आखिरी आर्यन सभ्यता के लोग हैं और जर्मनी और बाकी विदेशों से लोग इनको कुछ देखने आते हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि टूरिज्म खाली फौज के इलाकों का है, वो तो मेन है जो फौज बड़ी मुस्तैदी के साथ एमओडी जो है मोदी जी के जो एक सोच है उसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त की कमी है। कर्नल देवानंद जी, वाइब्रेंट विलेज की अचानक से बस अनुपम जेटली जी को सुनते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया कि संविधान को लेकर बड़े सवाल होते हैं, लेकिन संविधान में यह भी कहा जाता है कि भारत का नागरिक बिना डर के देश के किसी भी हिस्से में विचरण कर सकता है, यह उसको स्वतंत्रता है। तो यहां तो संविधान को भी लागू करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे मैं बता रहा हूं कि सारे जो संविधान की जो आपने बात कही है, ये बिल्कुल अभी तक जैसे पुरानी जो मानसिकता थी उससे बाहर निकल करके देश आ रहा है। और अभिनंदन आप चाहे हमारी पॉलिटी को दो, चाहे नागरिकों को दो, किसी को भी दो, बट बॉटम लाइन ये है कि अब देश बदल चुका है। हर इलाके में आपने सही कहा कि अब जिस तरह मेरा अधिकार है, मैं जा सकता हूं और मैं अच्छा बुरा फैसला करने का अधिकार मुझे होना चाहिए। और सही आपने 1 मिनट पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज कई बार इश्यूज बनाते हैं, चीन अंदर आ गया, पाकिस्तान बाहर चला गया। तो मैं कहता हूं जब सब लोग आएंगे जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो एक अधिकारों का भी एक इसमें सुरक्षित करता है। और आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने खुद ने कहा, देखिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा भाव और देश का जो सैनिक और नागरिकों का मनोबल एक जैसा रहेगा तो सदैव अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो आखिरी आई है, मतलब हर देशवासी सैनिक हो जाए, सैनिक हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आज से कुछ 20-30 वर्ष पुरानी बात बताता हूं। जब हम ट्रेन में जाया करते थे तो हमें रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब मेरा कई बार, मैं अधिकारी होने के नाते, मैं वो गैलरी के अंदर बाथरूम के साथ बक्सा लगा के ट्रेवल किया है मैंने, क्योंकि देश को पता ही नहीं था कौन फौजी है, इसका मतलब क्या है। पर जब आप जाके देखेंगे तो सैनिक का भी सम्मान बढ़ेगा और सैनिक के सम्मान में हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं। सर अब तो बहुत बदल गया। अब तो मैंने ये भी देखा है कि अगर सैनिकों के ट्रक निकल रहे होते हैं ना, तो बच्चे सैल्यूट कर रहे हो। बिल्कुल साहब, तो देश तो इतना बदल चुका है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी। अनुपम जेटली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी शुक्रिया। जो बदल रहा है उसको लेकर अटल जी की कविताओं की कुछ लाइन कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। जय हिंद।